और प्रीवीज आप देंगे, आपकी आमदनी नहीं होगी तो कहाँ से वसूलेंगे? उसी जनता से वसूलेंगे जिसको प्रीवीज देंगे। सर हमारे पास समझना होगा कि दोहरी मार हो रही है, एक रेवेन्यू लॉस, दूसरा इस फर्जी शराबबंदी के कानून को लागू करने के लिए जो व्यवस्थाएं आपने बनाई हैं। 17 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई। अगर आपकी सरकार आ जाती तो क्या रोड मैप ऐसा था कि बिहार के रेवेन्यू को आप इंक्रीज कर पाते हैं? कि अगर मुझे कैंसर है तो पहले मुझे मानना होगा कि कैंसर है, तब हम कीमोथेरेपी कराएंगे, उसका इलाज कराएंगे। अगर नहीं मानेंगे तो ये फैलेगा और हम मर जाएंगे। मेरा ये कहना है कि क्या बिहार की जनता सिर्फ इमोशन के नाम पे 20,000 करोड़ रुपया पिछले 10-12 साल से सुहा होता आ रहा है, आगे भी वही सुहा होता रहेगा? ये पैसा आपका है, ये सरकार का पैसा है। शराबबंदी है कहाँ? ये तो सच है ना। भगवान दिखते नहीं है, होते हर जगह। हाँ। शराब दिखती नहीं है, होती हर जगह। अगर ये इतनी अच्छी पॉलिसी है तो फिर कह रहे हैं कि 16 राज्य में बीजेपी की सरकार है, 22 राज्य में एनडीए की सरकार है। आप एक राज्य में इस फुल प्रूफ बहुत शानदार इमोशन वाले पॉलिसी को, जिससे आप बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, आप प्लीज लागू कर लीजिए। बिहार जैसे गरीब और कंगाल राज्य को ये नेमत क्यों दे रहे हो भाई? कौन ऐसा सलाहकार है जो इनके मंशा के ऊपर, जो ये काम करना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री, उसके ऊपर मट्टी डाल दे रहा है? और अब तो वो अपराधी ही पुलिस थाने को कंट्रोल कर रहे हैं, चला रहे हैं। रियलिटी ये है कि बकरी के मुंह में हाथी का सूंड लगा के हम कह रहे हैं कि ये बकरी नहीं है, हाथी है। ठीक है, तो आप जितना भी सूंड लगा लीजिए बकरी के मुंह में, वो हाथी नहीं हो सकता है। आप लोग तो सीबीआई और ईडी से भी ज्यादा खतरनाक हैं। कहां से वो रजिस्ट्री का पेपर निकाल लेते हैं, तो ये निकालना आपके लिए कौन सा बड़ा बात है? ये 8,000 से 8,500 जो पंचायत है बिहार में, इनको 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। पहले भी कहा जाता था सर कि मूर्ख दोस्त से ज्यादा अच्छा होता है बुद्धिमान दुश्मन। तो कहीं ऐसा तो इस तरह का तो झेल नहीं रहे हैं ना? आपने कल घोषणा किया है कि 1100 रुपए पर प्रत्येक गांव से हम वसूलेंगे। आपने रजिस्ट्री का रेट 3 गुना कर दिया है। आपने 125 रुपए से 800 रुपए तक का टोल। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास कार्यक्रम पॉलिटिकल मंथन देख रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल मंथन में कई विषय हैं जो बिहार में अभी चल रहे हैं। टैक्स का मुद्दा है, खजाना खाली का मुद्दा है और भरत भूषण तिवारी का मुद्दा चल रहा है। तो इन मुद्दों पर विशेष बातचीत करेंगे। हर कार्यक्रम में हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स और 1 गेस्ट होते हैं। तो गेस्ट के रूप में जनसुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ जी हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, तो इनसे ज्यादा जानकारी मिल पाएगी हम लोगों को कि बिहार का खजाना वास्तविक रूप से खाली है और क्यों खाली है। सब चीज पे विशेष चर्चा करेंगे। और एक्सपर्ट्स के रूप में हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर मौजूद है, बहुत स्वागत है सर। और न्यूज हाट के एडिटर इन चीफ अमित कुमार अग्रवाल सर मौजूद है, बहुत स्वागत है सर। सबसे पहली चर्चा, खजाना खाली है। भाई लगातार तो वित्त मंत्री बोल रहे हैं कि खजाना नहीं खाली है, काहे नहीं मान रहे हैं आप लोग? खजाना तो बोल ही रहे हैं लगातार। परसों भी हम सवाल पूछे वित्त मंत्री से, बोल रहे हैं पूरा खजाना है, टाइट है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो सर मेरे ख्याल से बिहार की याददाश्त में कहीं कोई कमी नहीं है। बजट 3 महीने पहले आया, 1 क्वार्टर हम लोगों ने फिनिश किया है। फरवरी में बजट आया, मार्च के बाद 3 महीने पूरे हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर के। मुख्यमंत्री जी अभी जब दिल्ली गए थे तो औपचारिक रूप से उन्होंने आरबीआई से 12,000 करोड़ रुपए मांगे हैं। और अभी 2 दिन पहले हमारे शिक्षा मंत्री जी गए हैं, उन्होंने 1120 करोड़ मांगे हैं। और ये कोई योजना मद में पैसे नहीं है या कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है कि बिहार एक बड़ा राज्य है, हमको 2 अलग यूनिवर्सिटी दे दीजिए या एक आईआईटी दे दीजिए, एक आईएम दे दीजिए, उसके मद में ये 1120 करोड़ है। बिहार के लोगों के समक्ष सबसे बड़ा जो प्रश्न अब ये आ रहा है कि बिहार का जो 3,47,568 करोड़ का बजट था, उस बजट में 3 भाग था। पहला बिहार का अपना इनकम, दूसरा केंद्र सरकार के मद का पैसा और तीसरा ऋण। तो अब बिहार के लोग ये जानना चाहते हैं कि ठीक है, बिहार का अपना इनकम उसमें लगभग 68,000 70,000 करोड़ बताया गया था। वेतन और पेंशन के मद में 72,000 करोड़ उसमें बताया गया था। 90,000 करोड़ के घाटे से हमने निगेटिव कैश बैलेंस से उस बजट की शुरुआत की थी। 11% से ज्यादा के फिस्कल डेफिसिट से हमने शुरुआत की थी, राजकोषीय घाटे से। अब जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या केंद्र सरकार के मद से आने वाला पैसा
इन 3 महीनों में जितना आना चाहिए वो नहीं आ रहा है या आ रहा है, ये सरकार को जवाब देना चाहिए सामने आकर। दूसरा, जो बिहार का अपना रेवेन्यू है उसको समझिए कि हम कोलैप्स कर रहे हैं। अप्रैल का जो जीएसटी का नंबर है वो 286 करोड़ से कम हुआ है ईयर ऑन ईयर। मई का जो जीएसटी का नंबर है वो 246 करोड़ से घटा है ईयर ऑन ईयर। यानी आप समझिए, अभी जो कैग का रिपोर्ट आया है 24-25 का, उसमें भी बताया गया कि रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट, यानी हम सिर्फ फिस्कल डेफिसिट स्टेट नहीं है, अब हम रेवेन्यू डेफिसिट सरल शब्द में आपके दर्शक समझ पाए कि अगर कोई राज्य कहता है कि हम 100 रुपए इस वर्ष कमाने वाले हैं, तो 100 रुपए की जगह अब वो 90 या 95 रुपए कमाएंगे। और बगल के झारखंड, बगल के उत्तर प्रदेश में वो रेवेन्यू सरप्लस हैं, जहां आप कह रहे थे कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, बहुत ज्यादा क्राइसिस है। तो मुझे ये समझाइए कि अगर सब चंगासी, अगर सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, तो एक एक करके 4 क्विकली आपको बता देता हूं। कल्याण विभाग, विकास मित्र 4 महीना, कार्यपालक सहायक पंचायती राज विभाग में, डेटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायत सचिव, पंचायत लेखपाल, कार्यपालक सहायक, तकनीकी सहायक, जन सेवक, ये 8,000 से 8,500 जो पंचायत हैं बिहार में, इनको 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग में आशा से लेकर और बाकी के जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, उनको सैलरी 4 महीने से नहीं मिला। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। एक छोटा सा सर, जैसे अपने दर्शक को थोड़ा समझाने के लिए, जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है उसका कारण क्या होता है? मैं बता दूं सर, रेवेन्यू डेफिसिट वो होता है कि जब आप अपना जो एक्सपेंडिचर है वो अगर रेवेन्यू जनरेशन की जगह लोक लुभावन वादों पर या बाकी की चीजों पर खर्च करेंगे। जैसे आई गिव एन एग्जांपल, मैं आपको एक बैग में एक नोट दे दूं कि आप इससे जाकर कुछ भी खर्च कर लो, तो आप कहीं ना कहीं खर्च करेंगे। मैं आपको पैसा दूं कि जाके आप इससे कमर्शियल व्हीकल खरीद लीजिए, और उस कमर्शियल व्हीकल से आपको जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो फिर वापस इकोनॉमी में आएगा। बिहार की स्थिति यह है कि आपने जो है वन शॉट 40,000 करोड़ रुपए चुनाव जीतने में लगा दिए। उसका अब आंकड़ा है, और ये रेट्रिक नहीं है। आप देखिए, बजट का डॉक्यूमेंट उठाइए, पेज नंबर 8, कल्याण के मद में आपका बजट था 21,000 करोड़ और आपने पूरक में 58,000 करोड़ कर दिया। वन शॉट 38,000 करोड़ रुपए वहां से गए हैं जो सीधे चुनाव में खर्च हुए, जनता को ही नहीं दिए गए। सर ये गलत बात है ना सर। हमने जो है, मान लीजिए आपके घर में अगर 100 रुपए का बजट है, तो आपको पता है कि 20 रुपए हमको बचाना है और 80 रुपए हमारा खर्चा है, जिसमें से आपके घर का ईएमआई, गाड़ी का ईएमआई, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपका जो है आपके पिताजी माताजी का जो दवा है या बाकी की जरूरत है। जितना भी जरूरी है ना सर, ये हमारे लिए, फिर से कह रहे हैं, ये एक बहुत गंभीर विषय है। ये अगर आप किसी नेता से कहलवा दीजिए कि चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, इसलिए जनता की गाढ़ी कमाई टैक्स के पैसे को हम दे दिए, जो ये तो माने भी नहीं। सरकार आएगी तो आप लोक लुभावन सर देखिए, फिर बहुत अच्छा प्रश्न था कि रेवेन्यू डेफिसिट हो क्यों रहा है। प्रॉब्लम ये है सर कि हम मान ही नहीं रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट ये है। सिर्फ बिहार का मुद्दा तो नहीं है ना। अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल ऐसा स्टेट है, ये दिल्ली से शुरू हुआ, अब आप बंगाल देख लीजिए, आप आसाम देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, आप कोई स्टेट उठा के देख लीजिए, हर जगह ये चीजें। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसको आंकड़े से समझ लेते हैं क्विकली। सर, कोई ऐसा राज्य बता दीजिए जो एफआरबीएम के गाइडलाइन को इस प्रकार से ध्वस्त कर रहा हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी तुलना बंगाल से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा डिस्पोजेबल इनकम सबसे कम है। हमारे यहां प्रति व्यक्ति एवरेज आय, औसत आय 208 रुपए है। हमारे यहां जो है 90 लाख परिवार ऐसे हैं जो 6,000 रुपए से कम कमाते हैं एक महीने में। ये सरकार का आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा नहीं है। तो आप फिर देखिए, एप्पल को ऑरेंज से कंपैरिजन करें। इसीलिए तो दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप मान नहीं रहे हैं। अभी भी आप नहीं मान रहे हैं कि किसी प्रकार का फाइनेंशियल क्राइसिस है। आपको याद होगा, श्रीकांत जी को याद होगा, यहीं के वित्त मंत्री जी से आप सवाल पूछते थे कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो आप पर झल्लाते थे। आज क्या स्थिति है? इसमें ये पूछना चाहेंगे कि मान लीजिए
ये अब तो एक सीट की बात हो रही है सर। अगर आपकी सरकार आ जाती तो क्या रोड मैप ऐसा था कि बिहार के रेवेन्यू को आप इंक्रीज कर पाते? अब शराबबंदी को बहुत एक शानदार, दरकिनार कर बहुत दें, चलिए शराबबंदी आप को इग्नोर शराब कर देते हैं। क्योंकि जितने भी आप प्रवक्ता अगर आप देखेंगे तो वो सारा टारगेट सिर्फ एक सर नहीं, शराबबंदी पे करते चलिए लेट्स फॉरगेट लीकर बैन जी। शराबबंदी को बिल्कुल टच भी नहीं करते हैं। मैं आपको सिंपल 2-3 चीजें सजेस्ट कर दे रहा हूं। हमारे इसी राज्य से हर एक साल 1,80,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ का पूंजी का पलायन हो रहा है, और बीइंग एन इन्वेस्टमेंट बैंकर अपना एक कंसिडरेबल टाइम बैंक में गुजारने के बाद मैं आपको कह रहा हूं कि किसी भी बैंकर का डीएलसीसी और एसएलसीसी में बैठने से पहले हाड़ कपता है अगर सरकार सही हो तो। डीएलसीसी डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट कमेटी और स्टेट लेवल क्रेडिट कमेटी अब ये बैठ के चाय और बिस्किट पार्टी बन गई है। आप मुझे बता दीजिए कि आंध्रा का सीडी रेशियो कितना है, महाराष्ट्र का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कितना है। अगेन आपके दर्शक समझ पाए कि 100 रुपए जो बैंक में आप अपना रखते हैं उसके अगेंस्ट में जो ऋण दिया जाता है उसको सीडी रेशियो कहते हैं। भाई तेलंगाना का सीडी रेशियो 110% है, महाराष्ट्र का सीडी रेशियो 100% से ज्यादा है, तमिलनाडु कर्नाटका का जाके देख लीजिए, और हमारा सीडी रेशियो अब बहुत मेहनत करने के बाद 25 साल के सरकार के बाद 50% है। तो आप मुझे बताओ कि मेरा 50 रुपया अगर सिर्फ मेरे बिहार में री इन्वेस्ट होने लगे तो पूंजी की व्यवस्था हो गई। अब आप आइए मेरे बिहार में किस प्रकार से टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज हैं। मेरे बिहार से 6 केंद्रीय मंत्री हैं सर, 12 साल से। एक एक वर्ष में अगर 2-2 प्रोजेक्ट भी आया होता, एक मंत्री अगर एक प्रोजेक्ट भी लाया होता तो 76-72 प्रोजेक्ट होते बिहार में। मुझे बताइए टेक्सटाइल का कौन सा बड़ा उद्यम आया, मुझे बताइए कौन सा बड़ा फूड पार्क पिछले 12 साल में बिहार में आया। नहीं, अगर आप पिछले 4 साल 5 साल का पूरा स्टेटस उठा के अगर बिहार का देखेंगे सर तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है सर। ठीक है, जिस लेवल पे होना चाहिए सर इट्स अ मिथ, इट्स अ कंप्लीट मिथ। हम चूंकि इसको अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। आपके पूरे पिछले 10 वर्ष का आंकड़ा उठा लीजिए, कुल जो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आया है उसका साइज है 14,300 करोड़। बिहार में जहां पॉपुलेशन है 14 करोड़, वहां 10 वर्ष में आपके बिहार में 14,300 करोड़ कमिटेड एक्सपेंडिचर है ऑन इंपोर्ट। एक मिनट, ऑन इंडस्ट्री। हम ये नहीं जोड़ रहे हैं कि आपने सीमेंट प्लांट जो लगाया है वो हम इसमें नहीं जोड़ रहे हैं, हम ईमानदारी की बात करेंगे। आप आगे आने वाले समय हो सकता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए, भगवान करे, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि रोजगार का सृजन जो अभी वर्तमान में 10 वर्ष हम ले रहे हैं, हम इनका 20 साल का टेनोर भी नहीं ले रहे हैं, तो 10 वर्ष में बिहार में कौन सा इन्वेस्टर समिट हुआ आप मुझे बता दीजिए। एक समिट का नाम बता दीजिए जो बिहार में हमने इन्वेस्टर्स को लुभाने की भी कोशिश की। अच्छा, एक और चीज आपसे समझना तो चूंकि सर आपका जो प्राइमरी प्रश्न था कि आपको क्या करेंगे जिससे चेंज होगा, तो मैंने मात्र आपको 2-3 आयाम दिए हैं। इसको हम लोग बहुत विस्तृत रूप से डिस्कस कर सकते हैं। रिलेट करके मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ सर क्योंकि आप भाई इस चीज के एक्सपर्ट हैं सर, तो आप बता पाएंगे। कोई भी इंडस्ट्री अगर बिहार में अट्रैक्ट होती है, या आप जैसे बता रहे हैं कि 1,80,000 करोड़ रुपए हमारा बिहार का बाहर चला जाता है, तो इंडस्ट्री के माध्यम से ही आप यहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्री आएगी, वहाँ पे बैंक के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा, तभी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा और पैसा यहाँ रिटेन हो सकेगा जी। अब मेरा ये मानना है कि कोई इंडस्ट्री क्यों आएगी किसी स्टेट में, वो तो तभी आएगी जब आप उसको टैक्स हॉलीडे या किसी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो वो नहीं आने वाली है। बिल्कुल ठीक है। अगर वैसी इंडस्ट्री को आप बिहार में बुलाते हैं या फिर किसी भी स्टेट में जो जाती है, तो उससे डायरेक्ट रेवेन्यू उस सरकार को कैसे मिलेगा? अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। बिल्कुल मिलता है। अगर आप एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाते हैं जिसमें अभी आप देख रहे होंगे कि सरकार 1 रुपए पर जो है वो लैंड एलोकेट कर रही है। आपने अगर 10 साल का उसको जीएसटी कंसेशन, जो स्टेट का जीएसटी है, पहले तो एक अलग अलग टैक्सेस होते थे, बट अगर जीएसटी कंसेशन आप दे देते हैं, अगर उनको अदर प्रकार के इंसेंटिव्स भी देते हैं, तब भी आपका इनकम होता है। इसलिए होता है कि एक तो पहले जब वो आएंगे तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट वो जो लगा रहे हैं उससे आपके इकोनॉमी का पहिया घूमता है, वो पैसा री इन्वेस्ट आपकी इकोनॉमी में हो रहा है। दूसरा, ये एक ब्रॉडर एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि दूसरे लोग भी
उसको देखकर यहाँ आने का मन बनाते हैं। तीसरा, आपका जो रोजगार सृजन है बिहार जैसे राज्य में, जो जिसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट स्टार्व स्टेट है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज यही बिहार में बनेंगी और फिर से वो सारे लोग जो यही काम करके यही इन्वेस्ट करेंगे, उससे आपकी इकोनॉमी का वो रोटेशन में आएगा। देखिए, किसी भी इकोनॉमी को प्रॉस्पर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है रेवेन्यू जनरेशन एंड रोटेशन ऑफ मनी। वो बिहार में नहीं हो रहा है। बिहार में सिर्फ व्यक्ति का पलायन नहीं है, बिहार में सिर्फ शिक्षा के कारण पलायन नहीं है, बिहार में बड़ा, मैं फिर कह रहा हूं, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक वर्ष में 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट है, 3,47,000 करोड़ का, और उसका आधा हम लोएस्ट नंबर ले रहे हैं, तो 1.5 लाख करोड़ रुपए एक वर्ष में बिहार का बाहर चला जा रहा है। अच्छा श्रीकांत जी, एक सवाल मेरा, अभी जो सरकार के द्वारा कई घोषणा किया गया, प्लस कई टैक्स के बारे में भी, जो स्टेट हाईवे में टैक्सेस लगाए गए हैं, फिर पानी बिजली को लेके गांव घर में 1200-1100 रुपए के आसपास का साल की देनदारी तय की गई है। तो ये थोड़ा समझना डिफिकल्ट हो रहा है कि सरकार क्या करना चाहती है। एक तरफ आप सशक्त करने के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, दूसरी तरफ आप बताते हैं कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर 10,000 20,000, 10,000 में कौन सा रोजगार होता है, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि 10,000 में रोजगार कोई सृजन हो रहा है, ये मान के चलते हैं, तो 10,000 आप उसको थोड़ा सा स्ट्रांग होने के लिए 10,000 रुपए आप दे रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, इसी में कहाँ कंफ्यूजन हम लोगों को है या सरकार खुद कंफ्यूज। इसी में मेरा सवाल ऐड कर देते हैं। मेरा सवाल ये है कि कुल मिलाकर जो सौरभ जी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की कमी है, मतलब जितना ज्यादा हम कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, कुल मिलाकर यही बात है। तो आत्मनिर्भरता की बात है तो वही सम्राट चौधरी की सरकार कर रही है भाई, टैक्स लगा रही है। आत्मनिर्भर होने के लिए टैक्स तो लेना। चुनाव जीतने के लिए फ्रीबीज जरूरी है, हर सरकारें दे रही, आप देख ही रहे, और फ्रीबीज आप देंगे, आपकी आमदनी नहीं होगी तो कहाँ से वसूलेंगे? उसी जनता से वसूलेंगे जिसको फ्री बिज देंगे। 125 यूनिट बिजली फ्री दी गई है और उसी से 1100 रुपया टैक्स वसूला जाएगा। स्टेट हाईवे पर पहले टैक्स, टोल टैक्स नहीं लगता था, बस सेलेक्टेड लगता था सर, मान लीजिए कोई पुल पुलिया बना उसके ऊपर लगा करता था, लगता था। नीतीश कुमार ने उसको खत्म करवा दिया था और फिर उसको शुरू किया जा रहा है। तो एक तरफ आप फ्री बीज दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप टैक्स का भार बढ़ा रहे हैं। निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, मुझे जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से, इसके पक्ष में नहीं थे, उन्होंने विरोध किया, पथ निर्माण विभाग के सामने अपना विरोध जताया था, लेकिन फिर भी करना पड़ा क्योंकि मजबूरी है, पैसा है, पैसा ही नहीं, खजाना खाली है, तो पैसा तो कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। ऐसा भी सेट होता जा रहा है कि अब भारत में भाजपा की सरकार कई एक स्टेट में बनती चली जा रही है लगातार। अब सबकी नजर केंद्र पर है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, जैसे बता रहे हैं कि 12,000 करोड़ रुपया केंद्र से मिलने वाला था, तो और भी स्टेट हैं जहां पे फ्री बीज बटा, वो भी डेफिसिट में चल रहे हैं, उनको भी पैसे की आवश्यकता है। कहां से आएगा? केंद्र से आएगा। तो ये तो वही बात हो गई ना सर कि आप 10 बच्चा अगर पैदा कर लेते हैं तो 10 को अगर आपकी आमदनी एक सीमित है, सीमित आमदनी है, भारत सरकार अगर आप देखेंगे तो 6 से 7% के ग्रोथ पे, जो जीएसटी ग्रोथ है वो 7% के आसपास है, जो मेरी जानकारी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब 7% के ग्रोथ के ऊपर 12% का खर्च अगर आप जोड़ लेते हैं, पहले मान लीजिए कि भाजपा के पास 10-12 स्टेट हुआ करता था, अब स्टेट उससे डबल हो चुका है। सभी स्टेट को 10,000 20,000 15,000 12,000 करोड़ का मदद अगर वो करने लग जाए तो कैसे देश कैसे चल पाए? नहीं, भाजपा की जहां सरकार है वहीं केंद्र से सहायता मिलेगी, ऐसा थोड़ा नहीं। अब हर राज्य सरकार को भाई केंद्र से सहायता चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ भाजपा का सरकार, देखिए ऐसा है ना कि अमित जी का जो प्रश्न था वो अलग था। केंद्र सरकार की अपनी वित्तीय जिम्मेदारियां हैं, उनका अपना बजट जो एलोकेशन है, उन बजट के हिसाब से उनको वो भी फुलफिल करना है। उनके भी बजट का वही 3 पार्ट है, उनके बजट का तो और 2 ही पार्ट है। जैसे स्टेट के बजट में केंद्र का वो इंक्लूडेड होता है, तो केंद्र के भी बजट में 3 पार्ट है, अपना स्वयं का इनकम, स्टेट से मिलने वाला इनकम और ऋण। बिल्कुल सिंपल है, वो सेम पैरामीटर है। तो आप ये समझना पड़ेगा कि केंद्र सरकार का भी एक लिमिटेशन है। कितना भाई आप 16 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, 22 में एनडीए का है।
तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो आपने कहा, मानते हैं हम कि पॉलिटिकल कंपल्शन होता है, सबको चुनाव जीतना है, बट फिर मैं कह रहा हूं कि ये अगर बैलेंस नहीं होगा तो मेरा ये आज आपके चैनल पर ये प्रेडिक्शन हम करके जा रहे हैं कि अभी 3 क्वार्टर बचा हुआ है बिहार का। आज स्थितियां ऐसी हैं कि नगर परिषद से लेकर जो है ग्रामीण विकास से लेकर किसी भी संवेदक ठेकेदार को नहीं मिल रहा है। कल ही मेल आया है। तो आज हमारे पास मैसेज आया है कि ये जो शिक्षा विभाग में तालीमी मरकज के लोग हैं या आवास सहायक हैं, पर्यवेक्षक, सबने भेजा हुआ है भाई। संविदा कर्मी वेतन किसी को नहीं, 4 महीने से नहीं मिला है। पीएचडी कर्मियों को नहीं मिला। लेकिन एमएलसी को तो मिल रहा है। सर, ये नगर परिषद में जो 2nd और 3rd ग्रेड के लोग हैं, जो आशा वर्कर हैं, जो अस्पतालों में आपका 6-6 घंटे 8-8 घंटे 10-10 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, आपके इकोनॉमी का पहिया या राज्य का जो सुचारूपना है ये इन्हीं पर निर्भर है। वही पैसा जो वेतन मिलता है खर्च करते भाई, हैं और उसी से इकोनॉमी चल रही है। भाई उसी से चल रहा है। और आप ये समझिए कि अगर उनको आप वेतन देने के सिचुएशन में 3 महीने के बाद नहीं है, बजट प्रस्तुत करने के बाद, तो मेरा फिर से आपसे प्रश्न है, देखिए ये बहुत गंभीर प्रश्न है, इसमें राजनीति मत जोड़िए। हम पूछ रहे हैं कि 4 महीने पहले जो हमको बताया गया था कि हम इतना ऋण लेंगे, ये हमारा इनकम है और ये हमको केंद्र से लाभांश आएगा, तो क्या लाभांश नहीं आ रहा है? या आपने इन आंकड़ों के बारे में तब झूठ बोला था, अब झूठ बोल रहे हैं, या आगे झूठ बोलते रहेंगे? क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन है सर आज आपके इस चैनल पर कि सितंबर से पहले जब हम रिव्यू कर रहे होंगे बिहार के नंबर, तो ये और खराब स्थितियां होंगी, इसलिए कि मार्केट में पैसा रीइन्वेस्ट नहीं हो रहा है। और जब रीइन्वेस्ट नहीं होगा तो आपके जीएसटी कलेक्शन पे भी प्रभाव होगा, आपके ओवरऑल बाजार के सेंटिमेंट पर भी प्रभाव होगा। इन्फ्लेशन जो है WPI 9.68% पर है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इस महीने का जो आएगा, जो रिटेल इन्फ्लेशन है या जो फूड इन्फ्लेशन है, वो बहुत ज्यादा है। आप तो अर्थशास्त्र के बहुत जानकार हैं, मतलब बैंकर्स भी रहे हैं ना जी। हम लोगों को नहीं समझ में आता है सर। अर्थशास्त्र ज्यादा, लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूँ कि क्या तरीका है। हाँ। सरकार का एक खजाना भरा हुआ है, हाँ। आप कह रहे हैं खाली है, सर। तो हम लोग कैसे पता करें कि खजाने में कितना पैसा है? पहला है पहला तो है सर, क्योंकि मद में पैसा नहीं जा देखिए, रहा है। कितना है खजाना? बहुत शानदार प्रश्न हाँ, है कितना है सर, बहुत शानदार प्रश्न है आपका। सबसे पहले फिर मैं कह रहा हूं कि ईमानदारी के साथ ये मानना होगा, जैसे मैं कह रहा हूं, मैंने कल भी कहा था इस बात को कि अगर मुझे कैंसर है तो पहले मुझे मानना होगा कि कैंसर है, तब हम कीमोथेरेपी कराएंगे, उसका इलाज कराएंगे। अगर नहीं मानेंगे तो ये फैलेगा और हम मर जाएंगे। सर, अगर मान लेंगे तब भी आप चढ़ जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में मानते होंगे सर, तो सर ने कहा कि कैसे, आखिर सरल शब्द में भाई प्रॉब्लम है, तो ये कैसे ठीक होगा, या कैसे ये आगे सही होगा, प्रॉब्लम है भी कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको सिंपल 2-3 चीजें कह दे रहा हूं भाई। शिक्षा विभाग का बजट था लगभग 55 से 60 हजार करोड़ का, स्वास्थ्य विभाग का बजट था जो भी 60,000 करोड़ का, नहीं ओवरऑल जो है बिहार के शिक्षा का जो बजट है, पेंशन, वेतन, प्लस सब मिलाकर उतना ही था, पूरे बजट का 19% लगभग। ठीक है, तो हम आपसे इतना सिर्फ निवेदन कर रहे हैं कि ये आप ही, हम लोग को तो वैसे भी पब्लिक डोमेन में तो आ नहीं रहा है, जहां से कहीं से छन कर खबरें आती हैं, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि सरकार को ये आगाह करें। सिंपल सा है कि आपको पहले ये मानना होगा, अपने खर्चे कम करने होंगे और आने वाले 3-6 महीने का शॉर्ट टर्म प्लान बनाना होगा कि कहां हम अपने बजटरी प्रोविजन में अब कटौती कर कम से कम फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर करके विकास के काम बाधित ना हो, इसके लिए पैसा हमारे पास पहले नहीं। सौरभ जी, आप लोग तो सीबीआई और ईडी से भी ज्यादा खतरनाक है, कहां से वो रजिस्ट्री का पेपर निकाल लेते हैं, तो ये निकालना आपके लिए कौन सा बड़ा? सर निकाल सकते हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि अगर कल से पत्रकारिता का काम हम करने लगे तो राष्ट्रीय प्रवक्ता होने का मेरा कोई फायदा नहीं है। आपके पास एसआईटी की टीम है। सर आप जहां पहुंचना चाह रहे हैं हम समझ रहे हैं, बट फिर मैं कह रहा हूं कि समाज ने अलग अलग लोगों को अलग अलग दायित्व दे रखा है कि मजबूरी है सर। यहाँ पे अलायंस की सरकार है और सरकार का मतलब ये बदलाव नहीं हुआ है सर, स्विच ओवर हुआ है। पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। वही अगर आप बंगाल चले जाएंगे, अभी रिसेंटली बंगाल में चुनाव हुआ, सरकार बदली, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, वो जो पार्टी थी वो चली गई,
तो अब उनको भी असेसमेंट करने में बड़ा कठिनाई हो रहा था कि क्या फंड है नहीं है। तो इसका एक बड़ा सरल रास्ता श्वेत पत्र जारी करने का होता है सरकार हाँ के बिल्कुल। सर हम आपको सिंपल सा बोल दे रहे हैं, ये एक चीज ऐड कर लीजिए उसमें। आपने अगर 100 रुपए खर्च कर दिए हैं और वो आपके बजट का ही प्रोसेस था, तो किसी भी तरीके से ये जान लीजिए दो ही चीज होता है, या तो आप ऋण लेंगे या आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो ऋण में भी अब प्रॉब्लम है, चूंकि आप एफआरबीएम का जो 40% का ब्रीच है, आरबीआई का जो गाइडलाइन है, उसमें हम ऑलरेडी 38-39% पर खड़े थे पिछले बजट में जब हम पेश किए, तो आपको ऋण भी नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात जो सर आपने कही, इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि 25 साल से बिहार में पत्थर बैन था। नई नीति आई है खनिज की, जिसमें आप पत्थर खोल रहे हैं जिससे आप पैसा लें। आपने कल घोषणा किया है कि 1100 रुपए प्रत्येक गांव से हम वसूलेंगे। आपने रजिस्ट्री का रेट 3 गुना कर दिया है। आपने 125 रुपए से 800 रुपए तक का टोल, सर आप जो है 1 रुपया 25 पैसा से 8 रुपया प्रति किलोमीटर आप पुल और सड़क पर टोल ला रहे हैं। आपको याद होगा कि अमीन जो हमारे यहाँ नापने आता है, उसका रेट बढ़ाया गया है। ऐसे 10 चीजें हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि ये करके कि 2 रुपए यहां से, 5 रुपए यहां से, 5 रुपए यहां से, ये आने वाले 9 महीने में आपके और हमारे जेब से लाना मजबूरी है। ये भाई तो चुनावी वादा पूरा करना तो भी सर जरूरी है। सर सर वो श्रीकांत जी, वो तो एक बात का विषय है। नहीं, हम कह रहे हैं अगले बजट तक आपको पहले ये जो 40,000 करोड़ का डेफिसिट है, इसको सरकार को लाना होगा। हर बार आप देख रहे हैं, हर घोषणा में आ रहा है कि यहां से 800 करोड़ आएगा सर। और चूंकि आपने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है अमित बाबू, नहीं हम उस पे आ रहे हैं। हाँ, सर, कि आपने कहा कि एक पॉलिसी पर आप बात नहीं कर सकते हैं, जो मेन पॉलिसी था वो तो हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं धुआं है, गिरा के वो हम उसी पे जाना चाहते हैं। नहीं, वो प्रश्न के समय आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया था। अब हम वापस उसी के ऊपर आ रहे हैं। सर हम लोग एक पत्रकार समारोह या मिलन समारोह टाइप का मुख्यमंत्री के साथ बैठ रखे थे 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले। उसमें एक व्यक्ति के द्वारा सवाल उठाया गया था यही शराबबंदी के ऊपर। इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन से जोड़ के शराबबंदी पे प्रश्न उठाया गया था। तो मुख्यमंत्री के द्वारा, सम्राट चौधरी के द्वारा ये कहा गया था कि ये इमोशन से जुड़ा मुद्दा है, इसको टच मत कीजिए। मेरा ये कहना है कि क्या बिहार की जनता सिर्फ इमोशन के नाम पे 20,000 करोड़ रुपया पिछले 10-12 साल से सुहा होता आ रहा है, आगे भी वही सुहा होता रहेगा? ये पैसा आपका है, ये सरकार का पैसा है। अगर हम मतलब पक्षधर नहीं है कि शराब कोई खुल जाए, उसके पक्षधर नहीं है, लेकिन अगर वो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का आपका स्रोत है जिससे किसी स्टेट, किसी घर की माली हालत को सुधारा जा सकता है कंट्रोल्ड वे में, तो क्या किसी के इमोशन के ऊपर उसको होल्ड करके रख लेना और सरकार को नुकसान देना और गलत तरीके से कोई टैक्स लगा के और आम जनता से वसूलना, ये वाजिब नहीं, बिल्कुल ये ठीक सही नहीं है? भाई, शराबबंदी है कहाँ? ये तो सच है ना। भगवान दिखते नहीं है, होते हर जगह। हाँ। शराब दिखती नहीं है, होती हर जगह है। केवल टैक्स नहीं आ रहा, और सारा मुनाफा पैरेलल चल रहा है सर, अपराधियों के जी पास जा रहा है। एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो रही है और अब तो वो अपराधी ही पुलिस थाने को कंट्रोल कर रहे हैं, चला रहे हैं। इतना दम है उनके पास। लॉ एंड ऑर्डर संभालने में भी समस्या हो रही है इसकी अरे वजह से। कोई नहीं संभाल सकता ना। अपराधियों के पास ज्यादा पैसा हो जाए तो व्यवस्था कंट्रोल करने लगते हैं। वो नेता को कंट्रोल करेंगे, वो पुलिस को कंट्रोल करेंगे। तो उस पैरेलल इकोनॉमी को ध्वस्त करने के लिए शराबबंदी खत्म करना जरूरी है। अब इसका इकोनॉमिक पक्ष समझ लेते हैं। सर आप एक बात बताओ मुझे, हम कोई भी राज्य की सरकार हो, सरकार जो है वो वेलफेयर के लिए होती है। वेलफेयर किसका? वेलफेयर कैसे? बिल्कुल जनता का वेलफेयर, और कैसे? जो आप राज्य का जो इनकम है उसी से आप वेलफेयर करते हैं। अब आप दोहरी मार को समझिए। पहला, उस समय जब शराबबंदी लागू की गई तो राज्य के जो है रेवेन्यू का एक सर्टेन परसेंटेज था, जो है शराब का जो रेवेन्यू। अभी से आप कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 24 से 25,000 करोड़ का रेवेन्यू बनता है उस समय का प्रोरेटा अगर करेंगे। सर हमारे पास समझना होगा कि दोहरी मार हो रही है। एक रेवेन्यू लॉस, दूसरा इस फर्जी शराबबंदी के कानून को लागू करने के लिए जो व्यवस्थाएं आपने बनाई हैं, 17 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं, अलग कोड बनाया सर 17 लाख लोगों का इमेजिन कर लीजिए कि एक दिन के खाने का खर्च 100 रुपए होगा,
तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आपने कानून बनाया है सबको छोड़ दीजिए। श्रीकांत जी ने सही कहा कि क्या शराबबंदी का कानून बिहार में लागू है, क्या शराबबंदी है? अगर होता तो हम प्रश्न नहीं उठाते। कहीं नहीं हो सकता। नहीं, एक सेकंड खाने सर, की चीजों पर सर पाबंदी सर सर लगाना। एक आखिरी पॉइंट, हम फिनेंशियल एस्पेक्ट आपको बता दिए कि हमको दोहरा मार है कि एक तरफ रेवेन्यू का नुकसान, दूसरा कोर्ट पुलिस सारी चीजों को व्यवस्थित करने का नुकसान। और अगर ये इतनी अच्छी पॉलिसी है तो फिर कह रहे हैं कि 16 राज्य में बीजेपी की सरकार है, 22 राज्य में एनडीए की सरकार है। आप एक राज्य में इस फुल प्रूफ बहुत शानदार इमोशन वाले पॉलिसी को, जिससे आप बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, आप प्लीज लागू कर लीजिए। बिहार जैसे गरीब और कंगाल राज्य को यह नेमत क्यों दे रहे हो भाई? ये किसको बेवकूफ बना रहे हो आप लोग? आपका ईगो से राज्य चलेगा क्या? आपके भावना से राज्य चलेगा क्या? हमारे लोगों से आप वसूलोगे 1100 रुपया और टोल और स्टेट हाईवे और हर प्रकार का लेवी, और दूसरी तरफ कहोगे भावना है हमारा। मुख्यमंत्री भाई की मंशा गजब के स्थिति ऊपर है। सवाल नहीं उठा रहे, क्योंकि जिस तरह की घोषणा और जिस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ये सही में बिहार को आने वाले समय में काफी आगे लेके जाएगा। परंतु मेरा ये मानना है सर कि सरकार एक कदम आगे चल रही है तो 2 कदम पीछे हट रही है। ये क्यों हो रहा है? इसका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं सर। अभी रजिस्ट्री पे रोक लगा था, जो सैटेलाइट टाउन की बात हुई थी, 15-20 दिन के अंदर में वो रोक को हटा लिया गया। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा वाली सुरक्षा, हाँ, लालू यादव की सुरक्षा। तो कौन ऐसा सलाहकार है जो इनके मंशा के ऊपर, जो ये काम करना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री, उसके ऊपर मट्टी डाल दे रहा है? अब उनकी मंशा अच्छी थी तब जाके भरत तिवारी वाले केस में तुरंत न्यायिक जांच का आदेश उनके द्वारा दिया गया, सम्राट चौधरी के द्वारा दिया गया। लेकिन मट्टी पलीत कौन किया भाई? जो भी न्यायिक जांच का आदेश जो दिया गया, उसके बाद परिवार के ऊपर एफआईआर हो गया, फिर एफआईआर उसको वापस लिया गया। तो ये जो अच्छा वो कर रहे हैं, वो धो पोछ के बराबर करने के लिए उनके आसपास के ही लोग हैं। तो इसीलिए पहले भी कहा जाता था सर कि मूर्ख दोस्त से ज्यादा अच्छा होता है बुद्धिमान दुश्मन। तो कहीं ऐसा तो इस तरह का तो झेल नहीं रहे हैं ना? अब पता नहीं, अब सम्राट जी सलाहकार कौन है? नए नए तो है नहीं, बहुत समझदार हैं, राजनीतिक समझ है उनको, और वाकई उन्होंने आरा इनकाउंटर की न्यायिक जांच का आदेश देकर ठीक काम किया है। अब वो किसी को सीधे गोली नहीं मार सकते, फांसी नहीं चढ़ा सकते, किसी प्रक्रिया के तहत ही सजा मिल सकती है। लेकिन पुलिस वालों ने जो थू करवाई है पूरे, उनके अच्छे को भी बुरे स्थिति में लाके छोड़ दिया। अब इनकाउंटर तो लगातार हो रहे थे, कहाँ कोई सवाल उठ रहा था? सरेंडर करने के बाद एक ऐसे व्यक्ति की हत्या की गई जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए सवाल बड़ा हो गया। इनकाउंटर देश में कितने होते हैं? अमित जी, अभी भी हो रहे हैं। सही बात। सम्राट चौधरी की सरकार में इनकाउंटर अभी रुका नहीं, और फिर अभी लगातार हुआ है, लगातार हो रहा है। कौन सवाल कर रहा है? इनकाउंटर किया नहीं जाता, हो जाता, लेकिन यहाँ तो किया गया। यहाँ एक चीज और ऐड कर दे रहे हैं इसमें, जो आपने जो प्रश्न उठाया है। देखिए, आपको याद होगा अभी 1 महीने पहले ये कहा गया कि जितने भी ऐसे प्रखंड हैं जहां डिग्री कॉलेजेस नहीं है, वहां हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे। रियलिटी क्या है उसकी? रियलिटी ये है कि बकरी के मुंह में हाथी का सूंड लगा के हम कह रहे हैं कि ये बकरी नहीं है, हाथी है। ठीक है, तो आप जितना भी सूंड लगा लीजिए बकरी के मुंह में, वो हाथी नहीं हो सकता है भाई। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों को मर्ज करके आप हाई स्कूल बना दिए, हाई स्कूल को अपग्रेड करके आपने इंटर कॉलेज बना दिया, और अब इंटर कॉलेज को ही अपग्रेड करके आप कह रहे हैं कि डिग्री कॉलेज है। यानी वही है, बकरी के मुंह में हाथी का सूंड, कह रहे हैं कि देखो ये हाथी है। अच्छा, उस हाथी को भी क्या किया कि अब उन्हीं का अधिकारी सचिव आके कह रहा है कि हाथी के लिए, ये सूंड लगाने के लिए ना हमारे पास एपरेटस है, ना पैसा है, ना सामान है। इसी 1 जुलाई से लागू होने वाला था ना। तो कौन है जो भक्त पिटवा रहा है? 1 मिनट, TRE 4 का नोटिफिकेशन कब आना था? जनवरी में, फिर फरवरी में आंदोलन हुआ तो कहा मार्च में आंदोलन हुआ, कहा अप्रैल में। अब हम कौन से महीने में हैं? जुलाई में। प्रवचन सुन लीजिए हमारे शिक्षा मंत्री जी का, थोड़ा प्रवचन सुनिए उनका। मतलब गलत प्रोफेशन में है, अरे वो गलत प्रोफेशन में है। तो हम कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी को किसी जनसुराग से खतरा नहीं है, किसी से खतरा नहीं है। उनको स्वयं के जो तलवार लिए हुए नाक काटने वाला लोग जो है ना, उनसे खतरा है, बचें। आप मानते हैं? हम सलाह दे रहे हैं सुरक्षा में। अरे सर, सलाह दे रहे हैं कि वो जो तलवार लिए बांदर लोग घूम रहा है ना, वो किस दिन नाक काट लेगा? सुरक्षा के नाम पर जो घूम रहा है ना। अरे कह रहे भाई, आप कहे कि डिग्री कॉलेज 1 तारीख से खुलवा देंगे, आपके सचिव आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं
भाई क्यों, कैसे? आपके पास जो डिग्री कॉलेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो नहीं हुआ। हाई स्कूल हम कहें कि नहीं ये अमित जी नहीं है, ये अंजना ओम कश्यप है, ये कैसे हो जाएगा? संभव नहीं है। तो वैसे ही डिग्री कॉलेज के लिए भाई आपको टीचर का अलग, स्टूडेंट टीचर रेशियो अलग होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग रिक्वायरमेंट है, इक्विपमेंट लैब्स का अलग रिक्वायरमेंट है। आपने कह दिया मंच से, कोई दे दे रहा है पुर्जा, आप पढ़ दे रहे हैं कि ऐसा राज्य बनाएंगे जहां हॉस्पिटल की जरूरतें नहीं सर अभी तो घोषणा हुआ है, सारे किया जाएगा। अधिकारी, अरे सर सारे अधिकारी जो है वो अपना सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। तो घोषणा आप ही की थी सर कि 1 जुलाई से डिग्री कॉलेजेस जिस प्रखंड में नहीं है वो खोल दिए जाएंगे, और सचिव जो हैं आके कह रहे हैं कि अभी हम तैयार नहीं। आपकी पार्टी भी चुनाव सर में पहले कॉन्ट्रडिक्शन किस में? बांट रही थी 20,000। अरे सर कॉन्ट्रडिक्शन किस में है? सचिव में है। अरे भाई हम लोग तो अब जमींदोज लोग हैं ना सर। सर सवाल तो पूछ लेने दीजिए ना सर। हम पूछ रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन किस में है? सचिव मुख्यमंत्री, क्या सचिव मुख्यमंत्री को ब्रीफ नहीं कर रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री को कोई और पर्ची पकड़ा रहा है, मंच पर जाकर बोला रहे हैं? भाई ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। इसमें सच्चाई भी है। आदर्श विद्यालय की बात कही गई थी और उसमें कहा गया था कि हर जिले में एक आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। अब उसमें क्या हो रहा है कि टीचर ही नहीं मिल रहा। अरे सर एक मिनट, उसको और समझ लीजिए। वहां का जो प्राइवेट स्कूल है अब उसको आदर्श विद्यालय बनाने की मुखिया तैयारी है। ऐसा शिक्षक बहाल कर दिया है। हाँ होता ना डिग्री लाउड कि अब वो किसी काम का ही नहीं है, तो सर नौकरी से हटा भी नहीं सर सकते। आप लोगों से उसको रख भी नहीं निवेदन, सकते। आप लोगों से निवेदन है कि जाके पूछिएगा कि पर्चियां पकड़ाता कौन है, कौन है इनका जो है दोस्त। चलिए इस पर बहुत चर्चा होगी। हाँ आगे चर्चा बढ़े। बहुत हो गई, लेकिन हम तो कहेंगे कि सब समस्या का जड़ तो आप ही लोग ना है सर। चुनाव जीत जाते सरकार बना चलिए लेते। जनता को तय करने दीजिए सर। नहीं, चुनाव जीत जाते सरकार बना लेते। जनता ने हमको कहा सर सवाल पूछते रहिए, हम सवाल पूछ रहे हैं सर, और बड़ी शालीनता के साथ पूछ रहे हैं सर। चलिए इस चर्चा को विराम देते हैं। बहुत सारी जानकारी सौरभ जी ने दी और शास्त्री रहे हैं, तो पूरा विस्तार से इन्होंने बिहार सरकार की स्थिति को बताया और यह भी बताया कि मापने का तरीका क्या है, कैसे हम मापे कि पैसा है खजाना में या नहीं है। तो अब हम लोग मापेंगे और बताएंगे कि कहाँ कहाँ पैसा है, कहाँ कहाँ नहीं है। लेकिन ये तो सच्चाई है कि बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहाँ पे कि पैसे नहीं आए हैं। कल ही मेरे पास एक फोन आया, पीएचडी विभाग में बहुत सारे लोगों का पेमेंट नहीं आया हुआ। राहुल गांधी भी आ रहे हैं, पता है? हाँ, राहुल जी भी आ रहे हैं। राहुल बाबा बिहार आ रहे हैं 15 तारीख को, कांग्रेस को मजबूत करने। कांग्रेस को मजबूत करना है। लेकिन अब सवाल ये है कि वो भरत के घर जाएंगे कि नहीं, हाँ सवाल ये भी चर्चा है। हाँ। तब तक भाई तेजस्वी जी लौट आएंगे ना विदेश से। तेजस्वी जी तो विदेश जाने के लिए 5 तारीख की जगह पर 1 तारीख को अपना स्थापना दिवस मना। राबड़ी देवी जी को समय मिला था 5 तारीख तक घर शिफ्ट करने का, उनको 2 दिन पहले ही 3 दिन पहले शिफ्ट करा दिए। अब वो फ्री है। भाई नेता प्रतिपक्ष है तो विदेश नहीं घूम सकते हैं। कहीं नहीं घूम सकते हैं सर। विधान सभा का सत्र शुरू होगा तो सर ये उसके पहले आ जाएंगे। नहीं, बस सवाल आप लोग सिर्फ जनसुराज से पूछिएगा। हाँ। तेजस्वी जी से मत पूछिएगा। जो पूछेंगे सर, जो रियल में नेता प्रतिपक्ष हैं वो आप कह रहे हैं कि नहीं भाई विदेश नहीं घूम सकते हैं, वो नहीं घूम सकते हैं। और उनका दायित्व जो है हम लोग करें। एक सवाल सर ये भी बनता है कि राजद के प्रवक्ता से अगर आए नहीं है, नहीं तो पूछना चाहिए था कि ये पार्टी के कार्यक्रम से विदेश गए हैं या फिर नहीं। हम तो पूछे थे सुधाकर सिंह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूछे थे उनसे, तो बोल रहे हैं कि मुख्य मुद्दा जिस पे हम पीसी कर रहे हैं उससे सवाल पूछिए ना। देखिए ये सवाल मैंने पूछा था सुनील कुमार सिंह एमएलसी से भी, ये सवाल मैंने पूछा था मंगनी लाल मंडल जी से भी। दोनों नहीं जवाब दे पाए कि विदेश क्यों जा रहे हैं, तेजस्वी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा हमको नहीं पता है विदेश जा रहे हैं या नहीं जा रहे। बांकीपुर से रिलेटेड एक सवाल है, बच गया है कि महागठबंधन के लिए कहा जा रहा है कि महागठबंधन भी प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर सकती है क्या, और आप लोग सपोर्ट ले सकते हैं क्या? देखिए ये बिल्कुल, देखिए आपका सवाल बुरा नहीं है। स्पेसिफिकली कि हर एक दल को, हर एक गठबंधन को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और ये कहीं से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि महागठबंधन या इंडिया गठबंधन जो भी आप कहें वो चुनाव न लड़े। ऐसे विम्स एंड फैंसीज किसी भी एटलीस्ट जनसुराज का नहीं है। ये विशेषाधिकार, ये निर्णय इंडिया गठबंधन को करना है कि वो बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अगर आपको सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, तो ये जब आएगा, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। क्यों सवाल का जवाब देंगे? अरे सिंपल सा है। तेजस्वी यादव कब चाहेंगे कि प्रशांत किशोर, लेकिन कांग्रेस से तो पड़ता है। हम कह रहे हैं सर, हम राहुल गांधी से बात तो हुआ है। बनने के तेजस्वी के लिए ना, राहुल गांधी से तो बात, सर
हम चुनाव राहुल लड़ने जा गांधी रहे आ रहे हैं सर 15 को। सर, सर, तो सर, कहीं सर। प्रशांत किशोर के लिए बैटिंग नहीं, हम जवाब दे दे रहे हैं आपको। हाँ। पिछली बार भी जनसुराज ने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी। कल औपचारिक रूप से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने जा रहे हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा। प्रशांत किशोर लड़ेंगे। अब ये हम नहीं कहेंगे, ये तो कल 2 बजे पता चलेगा। लेकिन कल हम सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब कौन सा सामने का गठबंधन किसको चुनाव लड़वाएगा, लड़ेगा नहीं लड़ेगा, ये हमारा विषय नहीं है, जनसुराज का विषय नहीं है। ध्यान वो रखिएगा लड़ेंगे। सौरभ जी, सर, क्योंकि सर। क्या होता है कि अगर प्रशांत किशोर नहीं लड़े, कोई रिप्रेजेंटेटिव उनका लड़ा था, बैठ भी जाता है आप लोग का चुनाव के पहले। ठीक है, वो देखिए लोकतंत्र की प्रक्रिया है। हम इन विषयों पर कम से कम कयास के आधार पर नहीं बढ़ सकते हैं। प्रयास हमारा है कि जनसुराज मजबूती से, जैसे तब भी हम 238 सीट पर सर चुनाव लड़े थे, गृह मंत्री और वर्तमान के वो नीट और सीबीएसई लीक वाले मंत्री के मैनेज करने के बाद भी 238 पर लड़ने वाले पिछले 4 दशक में हम इकलौते दल हैं। चलिए सर, हम लोग अपने तरफ से बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, चलिए बेस्ट ऑफ लक। हम लोग भी बहुत जरूरत है उसकी। बोलते हैं और बहुत जानकारी आपने दी सर, हमको भी बहुत जानकारी मिली सर, आपके माध्यम से बहुत सी चीजें। चीजें सीखने को मिली। चलिए तो इस चर्चा को देते हैं विराम। देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।